देश का सबसे सर्वोच्च बैंक कहलाता है आपका सेंट्रल बैंक, ठीक है। जैसे कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक को भी अगर पैसे जमा कराने तो वो किसके पास कराएगा, आरबीआई के पास कराएंगे, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। हमारा मतलब पब्लिक का और सेंट्रल कमर्शियल बैंक का जो रिलेशन होता है ना, वही सेम टू सेम रिलेशन आरबीआई और कमर्शियल बैंक का होता है। पब्लिक है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है ये कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक का मतलब जितने भी बैंक आप लोग देखते हो वो सारे कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है जी। क्या काम करते हैं ये हमारे लिए, लोन देने का काम करते हैं, है ना, और क्या करते हैं, डिपॉजिट लेने का काम करते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। कमर्शियल बैंक के ऊपर है द सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। जो रिलेशन हमारा इनके साथ होता है, सेम रिलेशन इनका इनके साथ होता है। क्या होता है, ये लोन देने का काम करता है। अगर कमर्शियल बैंक को कभी पैसे की जरूरत है, अब पर्पज कुछ भी हो सकता है, पैसे की जरूरत है तो वो जो है आरबीआई से लोन ले सकता है। समझ में आई बात, ठीक है। और अगर इसके, हाँ जी, ये भी चेक के फॉर्म में देंगे, बिल्कुल दे सकता है, चेक के फॉर्म में दे सकता है। ये विड्रॉल कहाँ करेंगे, विड्रॉल क्यों, ये फर्दर किसी और को लोन देने के लिए यूज करते हैं ना। तो ये पूरा एक चेक में देगा ना, अलग अलग चेकों में देगा यार, एक ही चेक में नहीं, फंड ट्रांसफर हो जाएगा ना अकाउंट पे, उतना फंड ट्रांसफर होगा, फिर उस फंड को जो है धीरे धीरे छोटे छोटे जो है पब्लिक को जो लोन देने के लिए यूज कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। कमर्शियल बैंक जो है ये अपने जो एक्स्ट्रा जो मनी होता है, जिनके पास अगर कोई पैसा एक्स्ट्रा है और ये अगर लोन अभी नहीं देना चाहते पर इनके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो वो जो है इनके पास जमा भी करा सकते हैं सेंट्रल बैंक के पास, तो ये डिपॉजिट की तरह। तो देख सकते हो क्या आपका जो सेम रिलेशन जो है इन दोनों का है, वही सेम रिलेशन इन दोनों का होता है, ठीक है, लोन डिपॉजिट और लोन डिपॉजिट। समझ में आई बात। तो जरा देखिए जी क्या है कि इसकी जो फंक्शन है, मेन फंक्शन जो है, आरबीआई भी कहा जाता है इसको, ठीक है। मेन फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन जो बैंक ऑफ इशूइंग नोट, ठीक है, नोट जारी करने वाला बैंक कहलाता है ये, ठीक है। पूरे देश के अंदर सिर्फ एकमात्र आरबीआई है जो नोट जारी कर सकता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो पहला फंक्शन तो इसका ये, और ये प्राइमरी फंक्शन भी मान, ठीक है ना। एक देश के केंद्रीय बैंकों की नोट जारी करने के एकमात्र अधिकार होता है, मतलब इसी के पास अधिकार है और किसी के पास भी नोट जारी करने का अधिकार नहीं होता है। बाकी वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताया था हम लोगों ने पहले, ठीक है, बट नोट तो यही जारी करते हैं। 1 रुपये का नोट तो शायद आता भी नहीं है। यह केंद्रीय बैंकों का करेंसी प्राधिकारी, करेंसी अथॉरिटी कार्य कहलाता है, मतलब ये जो है मेन जो करेंसी जारी करने का काम जो है इनके द्वारा ये कहलाता है, ठीक है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट असीमित अवधि के लिए ग्राहक अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहलाते हैं, मतलब जब तक ये मना ना कर दें कि भाई ये नोट नहीं चलेंगे, तब तक के लिए हमेशा के लिए जो नोट जो होते हैं वो लीगल टेंडर माने जाते हैं। समझ में आई बात। का दूसरा पॉइंट है जो हमारा फंक्शंस ऑफ आरबीआई का है, सरकार का बैंक, ठीक है ना, बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास अगर कोई भी खर्चा है या कोई भी इनकम है तो वो अपनी सेविंग के जो डिपॉजिट्स है वो किसके पास करती है, आरबीआई के पास। गवर्नमेंट के पास जितना पैसा आ रहा है वो सारा का सारा पैसा कहाँ डिपॉजिट है, जो टैक्स के कलेक्शन में आ रहा है, चाहे चालान काट करके आ रहा है, चाहे किसी भी तरीके का कोई फीस है वो उस तरीके से आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, हर तरीके का जो भी पैसा आ रहा है वो सारा का सारा इनके पास जमा हो रहा है। और अगर खर्चा भी करती है तो इनसे लेकर के खर्चा करती है। देखिए एक तरीके से गवर्नमेंट का बैंक है, जैसे हमारे लिए नॉर्मल बैंक होते हैं, हम पैसा जमा कराते हैं निकालते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट जो है अपना पैसा जमा कराती है आरबीआई के पास और निकालती है। समझ में आई बात। नेक्स्ट पॉइंट आपका बैंक, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। ये तीसरा पॉइंट क्या है, सुपरवाइजरी रोल। ये जो नॉर्मल जो बैंक होते हैं ना, कमर्शियल बैंक, उनको सुपरवाइज करने का काम भी करता है। सुपरवाइज किस तरीके से करेगा, ये सलाह देने का काम कि अभी सीआरआर बढ़ा दिया जाना चाहिए, लोन आगे बढ़ाओ, लोन दो लोगों को, या लोन देना बंद कर दो। समझ में आई बात, ठीक है। इस तरीके के किसी भी तरीके के कोई सजेशंस होते हैं वो सजेशन ये देता है, सुपरवाइज करता है, ठीक है। ये भी बताता है कि किस तरीके से बैंकिंग करनी है, ठीक है। अगर कोई बैंक है वो कह रहा है कि भाई हम तो लोन देंगे, आरबीआई कह रहा है कि नहीं अभी लोन मत दो, अभी जो है हमें ज़रूरी नहीं है लोन देना, ठीक है। अगर ऐसे में अगर कोई आरबीआई की बात नहीं मानता तो उस बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने का जो है अथॉरिटी है आरबीआई के पास। समझ में बात, मतलब कहने का सुपरवाइजर में सजेशन नहीं आता, सजेशन के साथ साथ ऑर्डर भी आता है, मतलब आपको सुपरवाइज करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है ना। सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है किसका, बैंकों के, कमर्शियल बैंकों के लिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर
किस तरीके से, जैसे कि केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों से जमा स्वीकार, ये सब छोड़ दो, आगे चलते हैं हम लोग, अभी पढ़ना है इसे। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ये क्या है? अब जैसे कि मान के चलिए कि मुझे अगर लोन लेना है तो मैं पब्लिक हूं, मैं कहाँ जाऊंगा? कमर्शियल बैंक के पास जाऊंगा। कमर्शियल बैंक को लोन लेना है तो कहाँ जाएगा? ये सेंट्रल बैंक। बट सेंट्रल बैंक के ऊपर कोई भी नहीं है, समझ में आता? हाँ नहीं, देश के अंदर की बात हो रही है। तो देश के अंदर जो है ये जो है लास्ट रिजॉर्ट कहलाता है। मतलब अगर हाईएस्ट टू हाईएस्ट कहीं अगर करेंसी का अगर वो करना चाहते हो, ठीक है, एक्सचेंज करना चाहते हो या फिर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको आपके देश में सबसे लास्ट जो लोन देने वाला व्यक्ति है वो कौन है? आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई के ऊपर कोई भी नहीं होता है, समझ में आई बात? तो ये लास्ट रिजॉर्ट है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि जब किसी वाणिज्य बैंक को कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं होता तब वो केंद्र बैंक को अंतिम ऋणदाता के रूप में ऋण की मांग करता है। मतलब ये जो कमर्शियल बैंक है ये कहीं भी इससे भी लोन ले सकते हैं, पर अगर कहीं से भी नहीं मिलेगा तो इनके पास लास्ट ऑप्शन क्या रह जाता है? आरबीआई। इसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, समझ में आई बात? ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार के विनिमय केंद्रीय बैंक उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उस बैंक को ऋण दे देता है और आपातकालीन स्थिति में वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करके यह सुनिश्चित करता है कि देश में बैंकिंग व्यवस्था का कोई भी धक्का न पहुंचे। जो ये आरबीआई है ये इनको उचित दर पर, मतलब कि जो जेन्युइन जो रेट जो चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है, या भी यही तय करते हैं वो रेट, तो ठीक है, उस रेट पे इनको लोन दे देता है। लोन देने के पीछे रीजन ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस बैंक को लोन ना देने की वजह से बैंक के पास पैसा ना हो, पैसा ना होने की वजह से इसके कस्टमर वापस जा रहे हो या फिर जो भी ये बैंक काम ना कर पाए और हमारे देश के अंदर बैंकिंग सिस्टम खराब हो जाए, समझ में आई बात? तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करता है आरबीआई जो है, इनको जो है लोन देता रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है आपका कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई जो होता है वो कस्टडियन होता है, मतलब जैसे गार्जियंस होते हैं ना जो केयर टेकिंग करते हैं हमारी, ठीक है। इसी कस्टडियन मतलब कि इनके पास कस्टडी होती है फॉरेन एक्सचेंज की। आपके देश में जितनी भी फॉरेन करेंसी है वो सारी की सारी करेंसी किसके पास रहेगी? आरबीआई के पास रहेगी। अगर आपने कोई फॉरेन कंट्री से कोई सामान मंगाया है, ठीक है, या सामान बेचा है, तो आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी। अच्छा, फॉरेन करेंसी जो आएगी वो फॉरेन करेंसी आप अपने पास नहीं रख सकते। आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने उस करेंसी को जाके आरबीआई को दो और आरबीआई से वो रुपीज़ के फॉर्म में कन्वर्ट करा के आप अपने पैसे ले लो, ठीक है ना। करेंसी वो फॉरेन की करेंसी जो होगी वो आरबीआई ही रखेगी अपने पास। मान लो भाई अभी किसी के पास डॉलर पड़े, वो जाएगा अपने बैंक में ले लेंगे? नहीं लेंगे, बैंक थोड़ा ना लेता है वो, आरबीआई से कन्वर्जन कराया जाता है ना। मनी एक्सचेंजर बैठे हुए बहुत सारे, मनी एक्सचेंजर से मनी एक्सचेंज कराओ। बैंक कहाँ मनी एक्सचेंज करता है, ठीक है। कोई अगर है करने वाला अगर कोई बैंक तो कर लेगा, वरना जनरली तो नहीं करता है, बैंक का ये फंक्शन नहीं है, समझ में बात? ठीक है। तो कस्टडियन है, मतलब जितनी भी करेंसी आएगी आपके देश के अंदर वो, और जब वक्त पड़ता है, जब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आता है या फिर मनी वो कहते हैं करेंसी के रेट हाई या लो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो उसके अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए क्या करता है कि आरबीआई जो है वो नोट जारी कर देता है, वो सॉरी फॉरेन एक्सचेंज जो है जारी कर देता है। मैं इसको दोबारा समझाता हूँ तरीके से कि ये जो स्टेबिलिटी बनाने के लिए क्या करता है। जैसे कि मान के चलिए ये जो पूरा का पूरा काम है ना फॉरेन एक्सचेंज का, ये जो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर फॉरेन एक्सचेंज की अगर डिमांड जो है वो अगर बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड बढ़ी तो सप्लाई घट जाएगी, मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ जाएगा। मार्केट में कोई नॉर्मल वही डिमांड सप्लाई वाला काम कर रहा है जो 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई है पर सप्लाई नहीं है तो मार्केट में वो चीज़ कम पड़ जाएगी। जब वो कम पड़ जाएगी तो महंगी बिकेगी। तो ऑब्वियस ही बात है फॉरेन एक्सचेंज के साथ भी यही चीज़ है। मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज करना, आपको डॉलर चाहिए पर मार्केट में नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, तो नहीं मिल रहा है, तब जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे महंगे में बिकेगा वो। आई बस है, ठीक है। तो महंगे में बिकेगा इसका मतलब क्या है कि फॉरेन करेंसी की जो रेट बढ़ जाएगी। अभी आपको कुछ दिन पहले पता चला होगा कि इंडियन रुपीज़ की वैल्यू गिर गई, 80 रुपये का डॉलर हो गया अब एक, है ना। रीज़न यही है, समझ में आई बात? सेम इसी तरीके से क्या हो गया कि अगर डिमांड अगर घट जाए, इसकी डिमांड घट गए या फिर सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई जो है बढ़ जाए, तो ऐसे में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। मार्केट में डॉलर पड़े हुए हैं, कोई खरीदना नहीं चाह रहा है, क्या हो जाएगा? रेट गिर जाएंगे। समझ में आई बात? जो डॉलर आपको 80 रुपये का मिल रहा था वो अब 50 का ही मिल सकता है। आई बात समझ में? बट ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, दोनों में ही फ़ायदेमंद नहीं है।
ना तो डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा हाई होना फ़ायदेमंद है, ना डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा लो होना फ़ायदेमंद है। स्टेबिलिटी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस स्टेबिलिटी को बनाने के लिए क्या करती है कि आरबीआई बीच में आ जाती है। जब मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और मार्केट में नोट नहीं होते, मतलब फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता है, तो उस टाइम पे जब रेट बढ़ रहे होते हैं डॉलर के या फॉरेन एक्सचेंज के रेट बढ़ रहे होते हैं, ये क्या करता है आकर के अपने पास जितना स्टॉक में जो फॉरेन एक्सचेंज रखा वो मार्केट में रिलीज कर देता है। और रिलीज कर देने से क्या होता है कि वो जो कमी हो रखी होती है मार्केट के अंदर वो बराबरी हो जाती है, और फिर वो डिमांड सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं, तो रेट नहीं बढ़ पाते। समझ में बात? ऐसे ही क्या होता है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा डॉलर आ चुके हैं तो रेट डॉलर के एकदम नीचे गिरने लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि डॉलर जो है बहुत ज़्यादा हो गया तो वो लिक्विडिटी कहलाती है, उसको सोक कर लेता है कौन? आरबीआई। जितने एक्स्ट्रा डॉलर होता है वो अपने पास रिजर्व कर लेता है, और जब एक्स्ट्रा जो डॉलर है वो रिजर्व कर लेगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे मार्केट में फिर से कम हो जाएगा लेवल, और जब कम हो जाएगा तो फिर से मार्केट में प्राइस का जो स्टेबिलिटी आ जाएगा। स्टेबिलिटी बनाने के लिए क्या करता है, ये डॉलर को रिलीज करता रहता है या फिर परचेज करता रहता है, सेल या परचेज करता रहता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये क्या है आपका कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज का काम ये करते हैं। अगला है आपका क्लियरिंग हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, क्लियरिंग हाउस के तौर पे क्या काम करता है। देखो जी, बैंक क्या है, क्लियरिंग हाउस का काम करता है। कैसे? ये क्लियरिंग हाउस क्या है, जैसे ये देखो सेंट्रल बैंक है और यहाँ पे बैंक ए है और ये बैंक बी है। ठीक है, इसने इसके किसी कस्टमर ने कोई चेक जारी किया, एग्जाम्पल बुक में से ही उठाया है। ठीक है, कोई चेक जारी किया 10,000 रुपये का, तो मान के चलिए यहाँ से 10,000 रुपये कटने, माइनस में 10,000 रुपये यहाँ पे होने। ठीक है, क्योंकि इसके कस्टमर ने किसी को पेमेंट करी 10,000 रुपये के चेक से। सेम इस तरीके से यहाँ से किसी कस्टमर ने 15,000 रुपये की चेक से पेमेंट करी है। ठीक है, और वो पैसे यहाँ जाने, यहाँ जाने, और ये वाले पैसे यहाँ जाने। आपको पता है कि हर बैंक का एक अकाउंट खुलता है सेंट्रल बैंक के पास, तो इस ट्रांजैक्शन को सेंट्रल बैंक अपने पास से भी तो कर सकता है एडजस्ट। भाई इसके पैसे 15,000 काट के इसके में प्लस कर देगा और इसके 10,000 काट के इसके में प्लस कर देगा। आई बात समझ में? क्योंकि दोनों का ही अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एक तरीके से क्लियरिंग हाउस का काम करता है, चेक को क्लियर कराने का काम करता है। ठीक है ना। अगला है आपका कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। इसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग आगे जा करके। ठीक है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। क्रेडिट मतलब लोन, लोन को कंट्रोल करता है। लोन किसको कब देना है, किसको नहीं देना है, कब देना है। कई बार लोन की राशनिंग भी की जाती है। राशनिंग करना, जैसे मैंने कहा कि भाई लोन को जो है आप सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को दो, तो सिर्फ इंडस्ट्रियल वाले जो हैं उनको ही दिया जा रहा लोन, या फिर कह दिया कि नहीं सिर्फ लोन सिर्फ एग्रीकल्चर वालों को दो, किसी को नहीं देना, या फिर ये कह दिया कि भाई लोन दो ही मत, बंद कर दो लोन देना भी, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो गई है। ठीक है, तो लोन जो अगर मार्केट में जाएगा तो दिक्कतें ज़्यादा होंगी, इससे लोन दो ही मत अभी।